धन धान्य स्कीम ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये धन धान्य स्कीम नीति आयोग के द्वारा जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उससे इंस्पायर्ड होके निकाला गया है। इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जाएगा। 100 डिस्ट्रिक्ट टारगेट करने के पीछे 3 क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया में आपका सबसे पहला तो है कि आपका वहाँ का जो फार्मर्स है उनके पास क्रेडिट एक्सेस कम हो, वहाँ का इंटेंसिटी कम हो, वहाँ का क्रॉपिंग का जो बोलते हैं प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया इधर 100 डिस्ट्रिक्ट और 3 ब्रॉड पैरामीटर्स है। फर्स्ट आपका इंटेंसिटी कम होना चाहिए, मॉडरेट, प्रोडक्टिविटी कम होना चाहिए और क्रेडिट आपका एवरेज से बिलो होना चाहिए। ठीक है, हमारा 21-22 में क्रॉपिंग प्रोडक्टिविटी अभी हमारा 1.4 के लगभग में, ये 155 दिया है। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मखाना से रिलेटेड बीपीएससी 21 मेंस में पूछ भी रखा था। तो मखाना की बात करें तो मखाना जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में 95% पाया जाता है। ठीक है, इसको सुपर फूड भी बोला जाता है। इसके प्रोडक्शन के लिए अभी हाल में बजट में बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए। पहले तो मखाना बोर्ड बनाने के लिए कहा गया। मखाना बोर्ड के बाद यहाँ पे निफ्टेम, ये जो फूड प्रोसेसिंग में मखाना के जो फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको काफ़ी हेल्प करेगा। अब इसकी बात करें कि ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसके क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें तो क्लाइमेट कंडीशन में 20 डिग्री से 35 डिग्री, 50 to 90, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसे कोई वाटर लॉक्ड एरिया चाहिए, जहाँ पे वाटर हो ना वो स्टैंड स्टिल हो। ऐसा नहीं वाटर मोशन में रहेगा तो इसकी खेती नहीं हो पाती है। ठीक है, बिहार में 90% मखाना प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे देखने की बात है कि प्रोड्यूस तो बिहार में होता है लेकिन सेल कौन करता है? पंजाब, असम, ये सब स्टेट सबसे ज़्यादा सेल करते हैं। अब इसमें कुछ इनिशिएटिव लिया गया था। जो हमारा फर्स्ट ऑफ है नेशनल रिसर्च सेंटर दरभंगा में खोला गया था। ठीक है, 2001 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम, और मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था। ये इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के आने वाले 21st के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, कॉटन प्रोडक्टिविटी एक्चुअली एक बड़ा इशू बन गया है। ये मैंने पिछले वीडियो में बात किया है इसके लिए। इसमें एक 5F का हमारा विज़न है। पहले फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। आगे देखते हैं। फरवरी मंथ को इससे हम लोग एक वीडियो में 1 शॉट में ही फिनिश कर देंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? कोऑपरेटिव बैंक आपका एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। रूरल में क्या क्या है ये देख लीजिए। पहला तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, और एक पीए पैक्स जो होता है वो सबसे लोअर लेवल पे होता है। ठीक है, अब ये पैक्स को आरबीआई गवर्न नहीं करती है, ये सब याद कर लीजिएगा। ये 1904 डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात करें तो DICGC जो है ये आरबीआई के अंडर में है। और इसमें क्या है कि आप कोई अमाउंट बैंक में जमा करते हो, ठीक है, तो 5 लाख तक क्या है कि ये आपकी अमाउंट को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। 5 लाख तक आपका अगर 10 लाख रुपया जमा है, 1 करोड़ जमा है, तो गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपया, गवर्नमेंट क्या DICGC जो है आपको 5 लाख रुपया ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपका 4 अकाउंट भी है तभी आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1962। अभी जो यहाँ न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ इसलिए है कि वो जो अमाउंट इंश्योर्ड अमाउंट है ना उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। 5 लाख से 6 लाख या 6 से 7 लाख। अभी तो देखते हैं कि कितना आता है। करेंट लिमिट इज 5 लाख। ये 1961 का एक्ट है और 62 में आया था ये DICGC। ये होली ऑन सब्सिडी ऑफ RBI, ये याद रखिएगा, मुंबई में हेड ऑफ। FDI लिमिट ये इम्पॉर्टेंट है हमारे इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हमारे इंडिया में बहुत कम है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज। इसलिए अभी क्या किया गया, इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे क्या 100% कर दिया गया है इसमें FDI लिमिट बढ़ने से क्या होता है ना, कम्पिटिटिव मार्केट बनती है। ठीक है, सभी लोग अपना अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो इसमें लिबरलाइज
रूल्स होता है और एक कंपटीशन की भावना बढ़ने से और मार्केट विस्तार होता है। ठीक है, इतना याद रख लीजिए कि 100% कर दिया गया है अब। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। ठीक है, 99% मोबाइल जो इंडिया में वो यूज़ होता है वो मेड इन इंडिया ही होता है। बस इतना याद रखना है। रीजनलिज्म की बात करें तो रीजनलिज्म कोई ख़ास नहीं है, हम थोड़ा बता देते, ब्रीफ बता देते। रीजनलिज्म क्या है ना कि एक शेयर्ड आइडेंटिटी है, शेयर्ड आइडेंटिटी। आप रीजनलिज्म की बात करें ना तो बहुत सारे हमारे स्टेट के लोग बाहर रहते हैं। मान के चलिए बिहार के लोग हैं, बिहार से बाहर रहते हैं तमिलनाडु में, तो आपस में यदि 4 लोग बिहार या यूपी के मिलते हैं, 5 लोग क्या करेंगे, एक साथ रहने लगते हैं। क्यों रहने लगते हैं? क्योंकि उनका और लैंग्वेज एक होता है, वो एक ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड एक होता है। अब इसमें क्या है ना कि रीजनलिज्म जहाँ पे आएगा ना वो एक जोग्राफिकल एरिया के लिए होता है। ठीक है, उसमें एक जोग्राफिकल एरिया मेन फैक्टर होता है। ठीक है, अब जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो हमारे रीजनलिज्म को लेकर काफ़ी एक सेंसिटिव मामला है। बहुत बार रीजनलिज्म इतना रेडिकल हो जाता है कि ये सेसेशनिस्ट की बात करने लगते हैं, ये बात करने लगते हैं कि हमारा ऑटोनोमी चाहिए या हमें खुद का अपना एक स्टेट बनाना है, एक कंट्री बनाना है। वैसे ही बात करें जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, ग्रेटर नागालिम के लिए बात करते हैं, असम का कुछ भाग, कुछ म्यांमार का भाग मिला के ग्रेटर नागालिम की बात किया जाता है। इसमें एनसीएन मूवियाक जो है वो इसके लिए काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट आइडिया होल्ड करता है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो रीजनलिज्म का चीज़ यदि रोका ना जाए टाइम पे तो ये सेपरेटिज्म में बहुत बार बदल जाता है, सुपरा स्टेट रीजनलिज्म, सेशनिज्म। तो ये सब हमारे जो कंट्री है उसकी इंटीग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड वारफेयर क्या है? इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर जो हम लोग तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद हाइब्रिड में देखो, एक तो कन्वेंशनल वारफेयर होता है। कन्वेंशनल वारफेयर में क्या होता था कि आपकी सेना, किसी अदर कंट्रीज़ की सेना और दूसरी कंट्रीज़ की सेना आपस में आते थे, टकराते थे। ठीक है, अब क्या है, कन्वेंशनल वारफेयर से ऊपर हाइब्रिड वारफेयर हो गया है। सेना तो टकरा ही रही है, सेना के साथ साथ एक तरफ साइबर अटैक चल रहा है, दूसरी तरफ वो एक प्रोपोगेंडा चलता है जो चाइना काफ़ी ज़्यादा इसका यूटिलाइज करता है। प्रोपोगेंडा वारफेयर अलग चलता है। तो इस तरह से है। जैसे प्रोपोगेंडा वारफेयर की बात करें ना तो चाइनीज़ एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यूएसए ने एक खुलासा किया था कि वहाँ पे कुछ मिनरल्स मिले थे। वो मिनरल्स की माइनिंग करवाना चाहती थी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट माइनिंग करवाना चाहती थी तो वहाँ पे कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनका एक एनजीओ था, वो बहुत विरोध कर रही थी। जब उसके ऊपर क्रैकडाउन पुलिस करी तो पता चला कि उसमें से 80% जो उसके ऑनर थे या फिर डोनर थे वो सब चाइनीज़ थे। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग प्रोपोगंडा वारफेयर में अपने आप को महारत हासिल करा लिए हैं चाइनीज़ लोग। ठीक है, तो इस तरह से एक कन्वेंशनल और दूसरा आपका साइबर प्रोपोगंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, ये सब चलता रहता है। तो ये आपका हाइब्रिड वॉरफेयर आ जाता है। अभी भी देखिए कि हमारा जो इंडिया और पाक का जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कर रखा था उसमें हाइब्रिड वारफेयर ही हो रहा था। एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान क्लेम कर रही थी कि हमने 5 राफेल मार गिराए हैं, और इसी का न्यूज़ वाइट लेकर जो वेस्टर्न मीडियाज़ है वो इसी न्यूज़ को काफ़ी चला रही थी। तो ये एक प्रोपोगेंडा वारफेयर भी बोला जाता है फेक न्यूज़ का। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ एक्सरसाइजेज हैं। धर्मा गार्जियन ये जापान के साथ होता है, और इक्वेरिन मालदीव के साथ होता है, ये याद कर लीजिए आप लोग। और साइक्लोन की बात करें तो इजिप्ट में क्या है ना कि इजिप्ट वो आप सुने होंगे हरमट्टम जो एक
वो हॉट विंड्स है चलती है, जिसे डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है। तो ये इस तरह से जो हरमट्टम है इसको साइक्लोन की तरह ही आप देख सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं। मैंने रिलेट करके इसे याद किया है कि साइक्लोन याद करा तो इजिप्ट के साथ होता है। तो बस इतना याद रखना है आपको। ये कहाँ हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। ये भी डेसर्ट एरिया, ये भी डेसर्ट एरिया। सोलर एनर्जी इन इंडिया 100 गीगावाट को पार कर चुका है। अचीव हिस्टोरिकल माइलस्टोन है इंडिया के लिए। अब हमारे पास जो 280 गीगावाट हमें 2030 तक सोलर एनर्जी से लेकर आना है, ठीक है। और 500 गीगावाट टोटल, 50% हमारा टोटल कंजम्पशन का। तो ये पंचामृत का जो हमारा प्रपोजल है वो देख लीजिएगा, और इसमें कुछ नहीं है। अब हम बात करें तो सबसे ऊपर स्टेट राजस्थान है। राजस्थान इसलिए है कि वहाँ पे क्या है, डेसर्ट एरिया है, खाली ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सोलर इंस्टॉल कर दिया जाता है। और दूसरे स्टेट में बहुत सारे स्टेट, जैसे कि हम यूपी बिहार की बात कर लें, तो यूपी बिहार के में ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे लैंड है ही नहीं। जो भी लैंड है वहाँ पे या तो एग्रीकल्चर है या कंस्ट्रक्शन है। तो कहाँ पे आप सोलर पावर इंस्टॉल करेंगे? बहुत कम, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर कर रहे हैं, हम लोग तालाब में कर रहे हैं, और इस तरह से हम लोग सोलर पावर फिर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट आपका गवर्नमेंट स्कीम है, वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पीएम कुसुम है, ये आपका सोलर पावर एग्रीकल्चर के लिए, और मुफ्त बिजली योजना, ये 10 लाख रूपये सोलर इंस्टॉलेशन में दिया जाता है। कुछ परसेंटेज आपको 60% या 50% इंस्टॉलेशन के टाइम पे। इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी जो है गुजरात का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना हुआ है, बस इतना याद रखना है। गुनेरी, इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी गुजरात का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। माउंट फेंटाले अगर याद करना है तो याद कर लीजिए, ये हाल ही में इमिट किया है, और ये आपका इथोपिया में है। इथियोपिया में माउंट डुक्नो, लोतोबी, और बहुत सारे सेनबंग, मेरापी, ये सारा इंडोनेशिया में मिलेगा। इंडोनेशिया में एक्टिव प्लेट्स है, अभी जो प्लेट्स है वो एक्टिव है, इसकी वजह से बहुत सारे वहाँ वोल्केनोज मिलेंगे, और ये रिंग ऑफ फायर में ही आता है। कैस्पियन से कहाँ है? कैस्पियन सी कौन कौन से देश के बीच बनता है? तो ये आप याद रख लीजिए कि कैस्पियन सी के बगल में इसका तीरक है, या तारिक, जो भी, तारिक से आप याद कर सकते हैं इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो तारिक में याद करें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया और अजरबैजान। ये 12 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अभी बजट में वो किया, डिक्लेयर किया है कि 12 लाख तक जो लोग कमा रहे हो उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे यहाँ 5 से 6% लोग ही टैक्स भरते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें 3 लैंग्वेज फ्रेम किया गया है। एक तो आप लोकल लैंग्वेज, दूसरा आप इंग्लिश, और तीसरा आप जो भी लैंग्वेज चाहें वो। तो दिक्कत ये है कि मान के चलो कोई कन्नड़ है, कन्नड़ में एक तो कन्नड़ कर लेंगे, दूसरा इंग्लिश कर लेंगे, थर्ड लैंग्वेज वो लोग क्या करेंगे? वो लोग के पास मजबूरी हो जाएगा कि कोई ना कोई, ये तो आसामीज तो करेंगे नहीं, आसामीज नहीं करेंगे, तेलुगु नहीं करेंगे, हिंदी करना चाहेंगे, और हिंदी इनकी मजबूरी बन जाएगी करना। तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि ये एक इनडायरेक्ट वे है हिंदी को प्रपोज करने के लिए और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे भी हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज प्रॉब्लम चल रहा है, ये हमारा कस्तूरी रंजन के टाइम से ही चल रहा है, 1964 से ही चल रहा है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी था, जबकि हिंदी उसमें, फिर भी अभी पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा है कि इसे एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग। जल जीवन मिशन इसे एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक के लिए, बजट में 2025 में इसे बताया गया था।
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में मैंने ऊपर ही ये सारी चीज़ें बता रखा है। 20,000 करोड़ यूनियन बजट में लोकेट किया गया है 100 गीगावाट 2047 तक, और हमारा 22,480 2031-32 तक, 2033 तक 5 SMR। ठीक है, SMR क्या है? 300 मेगावाट क्या है, 300 MB से जो भी कम हमारा जो होता है उसे हम SMR बोलते हैं। 300 मेगावाट याद कर लीजिए इसे, 300 मेगावाट। 300 मेगावाट है, 20 मेगावाट से 300 मेगावाट। अब इसमें इसका अच्छाई क्या है, इसमें प्रोज ये हैं कि पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी इन एप्लीकेशन है, कॉम्पैक्ट इन स्ट्रक्चर है, मॉड्यूलरिटी है, पोटेंशियल अपग्रेड, स्केलेबिलिटी है। हम चाहें तो 4-5 एक साथ इंस्टॉल, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 4-5 भी लगा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, जहाँ मन वहाँ ले जा सकते हैं। डीप ओशियन मिशन बहुत दिनों से ये न्यूज़ चल रहा है, समझ से 6000 हम लोग ऐसे व्हीकल का निर्माण कर रहे हैं जो समुद्र के 4000 या 6000 मीटर्स के नीचे वो थ्रस्ट को झेल सके। क्या होता है कि समुद्र के आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक आप सुने होंगे USA का एडवेंचर शिप जो ले जाकर हमारा नीचे एक शिप को दिखाता था, वो क्या हुआ था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसी वजह से डर ये रहता है कि इतने ज़्यादा प्रेशर में जो भी व्हीकल है वो संकुचित ना हो जाए। संकुचित मतलब एकदम से चिपक ना जाए, तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसी व्हीकल का निर्माण कर रही है। इस व्हीकल में निर्माण में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है वो, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, दोनों काम कर रही है। जो मैं स्किप कर रहा हूँ, आप यकीन करो कि वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे इतने सारे एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यदि विजन से पूछा जाएगा तो, नहीं तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये बात है। ठीक है, इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो। अब हमारा इसरो का 100वां जो लॉन्च हुआ है उसका सबसे पहले व्हीकल और सैटेलाइट का नाम NVS-02 है, और सैटेलाइट F-15 है। ठीक है, F-15 से 100 लॉन्च इसरो का हुआ था। ये काफ़ी न्यूज़पेपर में इसे कवर किया गया था, तो ये आप याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और इसरो कब बना था, 69, ये सब तो आपका बेसिक है, ये आप देख सकते हैं। कल्चर में आते हैं तो ज्ञान भारतम मिशन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इस इनिशिएटिव में जो भी हमारा मनुस्क्रिप्ट हैं पहले के, वो चाहे आपका वेदा का टाइम का हो या फिर विशाखदत्त का लिखा हुआ हो, कुछ भी जो पुराने मनुस्क्रिप्ट है हाथ से द्वारा लिखे गए हैं, उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, उनको ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है जहाँ से वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, यही है बस ज्ञान भारतम मिशन। जो ईस्टर्न कमांड था आर्मी का, फोर्ट विलियम जिसको बोलते थे, उसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। ठीक है, फोर्ट विलियम ईस्टर्न कमांड ऑफ आर्मी विजय दुर्ग। और विजयपुरम निकोबार, जो अंडमान निकोबार में, उसे विजयपुरम चेंज कर दिया गया। पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था पद्मा अवार्ड्स को, और वो 3-4 बार, बहुत बार ऐसा हुआ कि इसे क्या किया गया था, रोक दिया गया था। उस टाइम पे नहीं मिला, जैसे 1978, 79 जब जनता गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, याद रखिए जनता गवर्नमेंट के टाइम पे, और 1993 और 1997। ठीक है, इस टाइम पे ये पद्मा अवार्ड्स डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, इसे इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में। और एक बात याद रखिए कि इस अवार्ड में कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। ठीक है, नो कैश अलावेंस और कंसेशन इसमें नहीं दिया जाता है। बस एक ताम्रलिप्ति पद्मा अवार्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड बोला जाता है। इस बार कितने लोगों को मिला, 139 लोगों को मिला, 113 लोगों को पद्मश्री, और 7 लोगों को शायद पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण 9 लोगों को भूषण, 7, 9 और 113, ये 138 टोटल आ रहा है, क्योंकि एक DO को दिया गया, 2 लोगों को एक अवार्ड दिया गया, तो उसका काउंट एक ही हुआ था। अभी मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है कि पद्मा विभूषण 7 लोगों को मिला है, तो इम्पोर्टेंट भी है।
और ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसे देख सकते हैं। पहले तो जापान के जो पोस्टिमस हैं वो सामा सुजुकी से याद रखिए, सुजुकी जी को दिया गया है। दूसरे में हमारे बिहार की शारदा सिन्हा जो हैं वो काफ़ी लोक गायिका हैं, छठ की गीत काफ़ी फेमस है इनकी, तो इन्हें दिया गया है। और नागेश्वर रेड्डी, ये रेड्डी फार्मास्यूटिकल आप जानते हैं वर्ल्ड में लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है, तेलंगाना के हैं ये। और जे एस खेयर का इम्पोर्टेंट रोल शायद बाबरी मस्जिद वाले केस में भी रहा था, और ये चंडीगढ़ पंजाब के हैं, ठीक है। और ये रजनीकांत लखिया और करोड़पतिया जो भी हैं गुजरात के ही होते हैं, तो ये लखिया को मिला है। सुब्रमण्यम कर्नाटका के हैं, वासुदेव नायर केरला के हैं। नायर लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आपको केरला से मिलेंगे। तो ये 7 लोग हैं, 19 लोगों को पद्म भूषण, सॉरी मैं 9 लोगों को बता रहा था, 19, 7 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को श्री, ठीक है। ये जो है ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, एथिक्स का पेपर है। फर्स्ट स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री, यानी ये हमारा जो भी स्कीम है वो ओल्ड स्कीम है, ये इसकी कोई ज़रूरत पड़ने की नहीं है। अब क्रिटिकल मिनरल्स में, ये क्रिटिकल मिनरल्स का जो दिया हुआ है लिथियम का ABC ट्रायंगल जो है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा वहाँ जाके। जो ABC का मैंने बता रहा हूँ ना, ये यहाँ पे जो आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे ब्राज़ील, चिले और अर्जेंटीना, तीनों में सबसे ज़्यादा लिथियम लिखिए, ABC लिखिए। कोबाल्ट कोंगो, CO, और निकेल नीचे, इंडिया का नीचे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होता है। और निकेल के साथ साथ एक टेंटलम भी है, कहाँ गया टेंटलम, ये DRC कोंगो में है, ठीक है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है, यदि हम लोग देखना चाहें तो एक चीज़ ये याद कर सकते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स जो होती है ये 17 होती है, ठीक है। अब इस 17 में सबसे ज़्यादा डोमिनेशन अगर किसी देश का है तो वो चाइना का है। ये चाइना आपका ट्रेड में भी, एक्सपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा है, और ये मेजर प्रोड्यूसर भी है। ये क्या कर रहा है, अब वो ये रेयर अर्थ जो भी मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स है, इसको वीपेनाइज कर रहा है। ये उसका एक्सपोर्ट रोक कर, जिसे बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामना करना पड़ रहा है इंडिया जैसे कंट्रीज़ को, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये रेयर अर्थ मेटल्स याद कर लीजिए। बाकी तो मैंने सारा कवर कर लिया। निकेल जो है इंडोनेशिया, कोबाल्ट कोंगो, और लिथियम ABC ट्रायंगल, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कोंगो, चिले, और ग्रेफाइट में चाइना का डोमिनेंट है। कॉपर की बात करें तो कॉपर में चाइना एंड पेरू मेजर प्रोड्यूसर। ये हो गए हमारे। टीन की छत्तीसगढ़ हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, एक्चुअली यहाँ हरियाणा भी दे रखा है, और कंट्री चाइना। कैडमियम साउथ कोरिया है, चाइना एंड साउथ कोरिया। हम लोग वर्ल्ड मैप पे बात कर रहे थे। वर्ल्ड मैप में पहले इंडिया का मैप देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट ये वेस्ट बंगाल का जो ईस्टर्न कमांड का ईस्टर्न कमांड था हमारा, जिसे फोर्ट विलियम भी बोलते थे, उसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है सोलिगा ट्राइब तमिलनाडु में पाई जाती है।
और इसमें मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। वर्ल्ड मैप में देखते हैं। वर्ल्ड मैप में सबसे पहली चीज़ तो है ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स का वेस्ट टू ईस्ट में आप एसएम हीरो करके याद कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सुपीरियर है। एक मिशिगन है, मिशिगन जो पूरी तरह से यूएसए में है, ठीक है। बाकी जितनी सारी लेक्स हैं वो यूएस और कनाडा के बीच बॉर्डर बनाती हैं, और ओंटारियो सबसे लास्ट में है। तो ये ओंटारियो लेक के बारे में कुछ न्यूज़ दिया है, क्या दिया है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे पास। ये गल्फ़ ऑफ अकाबा की बात करें तो आपको पता होगा सुएज़ कैनाल जो इस तरह से है, यहाँ पे रेड सी है, ठीक है। रेड सी यहाँ पे इधर से ही रेड सी के बगल से, इजिप्ट के बगल के से जो इस साइड में इज़राइल है, इज़राइल के नीचे आप देखेंगे तो एक अकाबा सी मिलेगा। वो काफ़ी न्यूज़ में था, इज़राइल और इनके बीच, जब पैलेस्टाइन के बीच बैटल चल रहा था तब, ठीक है। और न्यूज़ देखते हैं इसमें। इथोपिया में माउंट फेंटाले वोल्केनो इरप्ट हुआ है, ये मैंने बता रखा है। और लाइट पोल्यूशन थ्रेटन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन अटाकामा डेजर्ट। कारासी, ये रसिया के ऊपर जो सी है उसको कारासी बोलते हैं। कारासी, लैपटॉप सी। और यहाँ पे रसिया के बाद जो कंट्रीज़ है यहाँ पे और यूएसए के बीच एक चुकची सी आती है, ये भी याद कर लीजिए। और इसे अलग कौन करता है, ये आपका बेरिंग स्ट्रेट है। कैस्पियन सी की बात कर चुके हम लोग, तारिक या तीरक, जो भी जैसे भी याद हो जाए आपको। अब पर्सनालिटी में देखते हैं। पर्सनालिटीज़ में कुछ वैसे पढ़ने के लायक नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो फिनिश करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।